हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 14 जो है सांख्यिकी। तो सबसे पहले हम ये जानें कि सांख्यिकी होती क्या है। सांख्यिकी सांख्यिकी वास्तव में क्या है। सांख्यिकी एक ऐसी विज्ञान है, क्या है विज्ञान, कैसी विज्ञान है जिसमें 3 काम आपको करने हैं। नंबर 1 आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का संग्रह। नंबर 2 जो आंकड़े संग्रहित किए हैं उनका प्रस्तुतिकरण। नंबर 3 उनके प्रस्तुतिकरण के बाद कुछ निष्कर्ष निकालें। ठीक है बच्चों, सबसे पहला काम क्या है। सांख्यिकी एक ऐसी विज्ञान है जिसमें आंकड़ों का संग्रह किया जाता है, उनको प्रस्तुत किया जाता है और फिर उनसे कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं। आंकड़ों के संग्रह के अंतर्गत हम 2 प्रकार के आंकड़े पढ़ेंगे। नंबर 1 प्राथमिक, नंबर 2 द्वितीयक। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हम 2 प्रकार की इनकी बारंबारता सारणी पढ़ेंगे। नंबर 1 सामान्य बारंबारता सारणी, सामान्य बारंबारता सारणी। नंबर 2 में हम पढ़ेंगे वर्ग अंतराल बारंबारता सारणी, बारंबारता सारणी। वर्ग अंतराल वाली भी 2 प्रकार की होंगी। नंबर 1 जिसमें निम्न सीमा और ऊपर सीमा समान होंगी, इसको कहेंगे हम अपवर्जी, और एक होगी समावेशी। एक होगी अपवर्जी श्रेणी और एक होगी समावेशी श्रेणी। जब आगे पढ़ेंगे तो आपको सब चीजें क्लियर बताएंगे। निष्कर्ष में हम क्या करेंगे, कुछ तो हम बनाएंगे चित्र, कुछ निकालेंगे मान। चित्र में हम बनाएंगे दंडालेख, हम बनाएंगे आयत चित्र और हम बनाएंगे बारंबारता बहुभुज, बारंबारता बहुभुज। इसके अलावा जो मान निकालेंगे उनमें हम निकालेंगे माध्य, हम निकालेंगे माध्यक और हम निकालेंगे बहुलक। ठीक है बच्चों, तो ये है एक मोटा मोटा आइडिया जो हम इस प्रश्नावली में पूरी में पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी में। ठीक है, आंकड़ों का संग्रह, उनका प्रस्तुतिकरण और उनसे कुछ निष्कर्ष। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। आंकड़ों का संग्रह पढ़ने के लिए तैयार हैं। हाउस द जोश, हाय सर बोलो। आंकड़ों का संग्रह कैसा था, प्राथमिक आंकड़े थे और द्वितीयक आंकड़े थे। ठीक है बच्चों, प्राथमिक आंकड़े कौन से आंकड़े होते हैं, जिनमें व्यक्ति स्वयं काम करता है, स्वयं द्वारा संग्रहित। द्वितीयक कौन से होते हैं, जिसमें एक माध्यम के द्वारा, माध्यम मतलब मीडिएटर, माध्यम के द्वारा संग्रहित होते हैं और वहां से हम प्राप्त कर लेते हैं। समझते हैं कैसे। 9th क्लास में 2 बच्चे हैं। नंबर 1 पे है दीपक, वैसे तो उसमें 50 बच्चे हैं, और एक बच्चा है चंद्रभान। हमने क्या किया, 50 बच्चे हैं 9th क्लास में टोटल। हमने क्या किया, 2 बच्चे उसमें से चुन लिए। ठीक है बच्चों, बच्चे कितने बच्चे, 48 और 48। इनसे कहा गया कि इन 48 बच्चों की आप ज्ञात करो लंबाई, सभी की लंबाई। चंद्रभान से भी कहा कि भैया लंबाई निकाल के लाओ, कहाँ से आएगी ये। अब दीपक ने क्या किया, दीपक पहुंचा प्रत्येक बच्चे के पास। 48 बच्चे हैं तो वो 48 के पास पहुंचा और उसने प्रत्येक की लंबाई मापी और लिखी। ठीक है बच्चों, तो इसने क्या किया, प्रत्येक की लंबाई स्वयं ने ही मापी और फिर उसने लिख ली। चंद्रभान क्या करता है, चंद्रभान करता है, ऐसे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो वो क्या करता है, हमारे यहाँ थे एक स्वास्थ्य टीचर, अध्यापक, ओहो,
क्षमा चाहूंगी। स्वास्थ्य अध्यापक थे। तो चंद्रभान पहुंचा इनके पास और इनसे बोला, सर मुझे 9th क्लास के इन बच्चों की लंबाई बता दो। सर ने कहा ठीक है, तथास्तु, लो बेटा। तो स्वास्थ्य अध्यापक जी ने डायरेक्ट इसको आंकड़े दे दिए 48 बच्चों के। अब आप ध्यान से देखिए, दीपक ने क्या किया, प्रत्येक की लंबाई मापी और लिखी। तो दीपक ने क्या किया, प्राथमिक आंकड़े का संग्रहण। कैसे आंकड़े प्राप्त किए, प्राथमिक। और चंद्रभान ने क्या किया, चंद्रभान ने प्राप्त किए द्वितीयक, क्योंकि इसने क्या किया था, स्वास्थ्य अध्यापक के द्वारा जो आंकड़े संग्रहित थे उनको इसने प्रयोग में ले लिया। तो इसने कौन से आंकड़े उपयोग में लिए, द्वितीयक आंकड़े। तो आपको आंकड़ों का संग्रह समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। अब देख लेते हैं प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न नंबर 1 को। उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। इसमें प्रत्येक बच्चे का अपना अलग अलग आंसर हो सकता है। मान लीजिए मैं क्लास से ही संबंधित आंकड़ों की एग्जाम्पल लिखना चाहूँ तो आप क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं। एक तो हमने देख ही लिया था, कक्षा के छात्रों की लंबाई निकाल सकते हैं। ये आंकड़े हम एकत्रित कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। नंबर 2, छात्रों की संख्या भी एकत्रित कर सकते हैं, मतलब सभी या स्कूल के छात्रों की संख्या या छात्रों की संख्या, ये भी हम एकत्रित कर सकते हैं। नंबर 3, आप एकत्रित कर सकते हैं विद्यालय में कक्षों की संख्या, मतलब कितने क्लासरूम हैं। इसके अलावा आप क्या क्या कर सकते हो, जैसे विद्यालय है उसमें आपके पास कितने पंखे हैं, कितनी टेबल कुर्सियां हैं, या कितने कंप्यूटर्स हैं विद्यालय में, कंप्यूटर्स। या आपके कितने पंखे हैं विद्यालय में, पंखों की संख्या। इसके अलावा और भी आंकड़े होते हैं, ये सब आप प्राथमिक आंकड़े भी मान सकते हैं, आप खुद भी इनको निकाल सकते हो। कुछ और आंकड़े होते हैं जैसे जनगणना के आंकड़े हुए, जनगणना के आंकड़े ये भी एकत्रित होते हैं, ये सरकार हमको अपने आप देती है, तो ये द्वितीयक आंकड़ों में आ जाएंगे। आपको कुछ करना ही नहीं है, सरकार के द्वारा कर दिया गया काम है, अब आप उनसे ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे मतदान के जो हैं आंकड़े, मतदान आंकड़े, ये भी क्या करती है सरकार, करके आपके लिए रखती है। जो मेन जो चुनाव आयोग है उसकी साइट पे जाते हैं तो हमको मतदान के आंकड़े तुरंत की तुरंत मिल जाते हैं ना, हमको स्वयं को थोड़ा मतगणना करनी पड़ती है, तो वो भी ये द्वितीयक प्रकार के आंकड़ों में आ जाते हैं। और भी कई सारे आंकड़े हैं, जैसे सर्वे किया किसी ने तो सर्वे के आंकड़े होंगे। तो इस तरीके के आंकड़े हैं जो द्वितीयक में आएंगे, जो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। अब प्रश्न नंबर 2 क्या है, प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 है कि प्रश्न 1 के आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ों या गौण आंकड़ों मतलब द्वितीयक में वर्गीकृत कीजिए। तो ये तो आप देखिए, ये प्राथमिक हो सकता है, द्वितीयक भी हो सकता है। छात्रों की संख्या प्राथमिक हो सकती है, अगर आप चाहें तो टीचर के पास पहुंच जाएं और वहां से ले लें, द्वितीयक भी हो सकती है। कक्षों की संख्या प्राथमिक, कंप्यूटर्स की संख्या प्राथमिक, पंखों की संख्या ये भी प्राथमिक। लेकिन यहाँ आपको ये दिख रहे होंगे, ये कभी भी प्राथमिक नहीं होंगे। जनगणना के आंकड़े ये तो आपको सरकार जो उपलब्ध कराएगी वही लेने हैं। ये कैसे हैं, द्वितीयक हैं। मतदान के जो आंकड़े हैं, ये सर्वे के जो आंकड़े हैं, ये कैसे हैं, ये द्वितीयक हैं। इनके लिए हमें किसी दूसरे स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है। इनका जो स्रोत है अन्य है, हमने स्वयं ने एकत्रित नहीं किए। ठीक है बच्चों, तो ये है आपकी प्रश्नावली 14.1 कंप्लीट है। अब हम देखते हैं आगे प्रश्नावली 14.2।
प्रश्नावली 14.2 जो है वो आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रस्तुतिकरण से। प्रस्तुतिकरण का मतलब है कि इसके लिए हम सारणी बनाएंगे। प्रश्न नंबर 1 है, 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये हैं। 30 विद्यार्थी जिनके रक्त समूह दिए हुए हैं। इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपके पास इसको बनानी है बारंबारता बंटन सारणी। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? रक्त समूह। तो हम लिख लेंगे रक्त समूह। कौन कौन से रक्त समूह दिए हैं? ए दिया है, बी दिया है, ओ दिया है और ए भी दिया है। यही दिए हैं ना। चलिए, इसके बाद हम यहाँ लिख लेंगे बीच में मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह। और इसके बाद हम यहाँ लिख लेंगे बारंबारता। अब ये बारंबारता क्या बात है? बारंबारता का मतलब है कि कोई संख्या, कोई अंक, कोई आंकड़ा कितनी बार आया है। ठीक है, जैसे ये जो ए है रक्त समूह, इसको हम काउंट कर लेते हैं कि ये कितनी बार आया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 बार आया है ए, तो इसकी बारंबारता हो गई 9। अब 9 जब हुई है तो 9 को लिखेंगे कैसे? मिलान चिन्ह में इसको देखिएगा, 1 2 3 4, 4 लिख लिया। फिर एक क्रॉस बनाती हुई लाइन खींचती, ये है 5 की। फिर 1 2 3 4, तो 5 और 4 हो गए 9। ठीक है बच्चों, अब हम देख लेते हैं बी कितनी बार आया है। काउंट करिए आप भी, बी कितनी बार आया है? कितनी बार दिख रहा है? 6 बार। 1 2 3 4, एक क्रॉस कराती हुई लाइन 5 और एक 6, 6 को पास में ऐसे लगा दें 6। अब ओ गिनते हैं। ओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार। इसको कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गए 10 11 12। ए भी कितनी बार आया है? 1 2 3, कितनी बार आ गया? 3, तो 1 2 3। इनका योग भी लिख सकते हैं हम, योग। तो योग आपका होगा 15 15 30। 30 ही तो थे विद्यार्थी, वैसे भी 30 थे 8वीं कक्षा के, तो ये आपका आ गया 30। अब इसमें प्रश्न में 2 बातें और दी हुई हैं। नंबर 1, कौन सा रक्त समूह सामान्य है? सामान्य का मतलब जो सबसे ज्यादा आया है। ज्यादा का कितना कौन सा आया है? ओ। तो हम लिख लेंगे सामान्य रक्त समूह कौन सा है? ओ। विरलतम, विरलतम जो सबसे कम आया है रक्त समूह, सबसे कम कौन सा आया है? ए बी। वो कितनी बार आया था? 12 बार। ए बी कितनी बार आया है? 3 बार। तो विरलतम हो गया ए बी और सामान्य हो गया ओ, जो आया है 12 बार। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिए, अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6, क्योंकि प्रश्न नंबर 6 जो है वो सामान्य बंटन का है, उसमें वर्ग अंतराल वाले बंटन नहीं है। इसलिए प्रश्न है, 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया। प्रत्येक बार चित्त आने की संख्या निम्न प्रकार है। ऊपर दिए गए आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। कैसे बनानी है आपको बंटन सारणी? नंबर 1, 3 सिक्कों की उछाल में चित्त आने की संख्या। 3 सिक्कों की उछाल में चित्त आने की संख्या। 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो कभी तो ऐसा होता है
कि तीनों सिक्कों पे चित्त आ गया, कभी ऐसा होता है कि 2 पे आ गया, कभी ऐसा होता है कि 1 पे भी नहीं आया है। तो ये है चित्त आने की संख्या। इसके बाद आपकी होगा क्या, मिलान चिन्ह, और क्या करेंगे, मिलान चिन्ह। और इसके बाद आपकी होगी बारंबारता। तो देखिए 0 आने के लिए कितनी है बारंबारता, 0 के लिए 1 2 3 4 5 6, कितनी है 6, और 6 के लिए मिलान चिन्ह 1 2 3 4 5 6। 1 के लिए बारंबारता गिनिएगा, 1 के लिए बारंबारता है आपकी 10, 10 के लिए मिलान चिन्ह 5 10। फिर है 2, 2 के लिए बारंबारता है 9, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 4 9। 3 के लिए बारंबारता है 5, 1 2 3 4 5। अब इनका करना है योग, और योग तो वैसे भी आपको पता है 30 ही आएगा, 15 5 20 30। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी बन गई बारंबारता बंटन सारणी। ये एक सामान्य प्रकार की बंटन सारणी है, वर्ग अंतराल वाली नहीं। ठीक है बच्चों, अब हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है 50 दशमलव स्थान तक शुद्ध पाई का मान नीचे दिया गया है। ये वैल्यू आपको दे रखी है। दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से 9 तक के अंकों का एक बारंबारता बंटन बनाइए। नंबर 2, सबसे अधिक बार और सबसे कम बार आने वाले अंक कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको बनाना है एक बंटन, और बंटन बनाना है दशमलव के बाद आने वाले अंकों का। तो बंटन में हम क्या करेंगे, अंक ही तो लेने हैं जो दशमलव के बाद आए हैं। तो 0 1 2 3 4 5 7 8 9। इसके बाद आपकी आएगी मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह। इसके बाद आपकी आएगी बारंबारता। अब गिनिएगा दशमलव के बाद 0 कितनी बार आया है, 2 बार। 1 कितनी बार आया है, 5 बार। 2 कितनी बार आया है, 5 बार। 3 आ गया है 8 बार। 4 आया है 4 बार। 5 आया है 5 बार। 6 आया है 4 बार। 7 आया है 4 बार। 8 आ गया है 5 बार, और 9 आ गया है 8 बार। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपका होगा योग, और योग कितना होगा, 50 होगा, क्योंकि 50 ही तो अंक थे। इनके मिलान चिन्ह बना लेते हैं। 2 के लिए 2, 5 के लिए 1 2 3 4 5, 5 के लिए 1 2 3 4 5, 8 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 के लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न है सबसे कम बार कौन आया है। सबसे कम देखिए बारंबारता किसकी कम है, 2 बारंबारता यही तो सबसे कम है। किसकी है ये, 0 की। सबसे कम बार कौन आया है, कम आया अंक कौन सा है, 0। फिर है सबसे अधिक बार, सबसे अधिक बार आया अंक। सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, एक तो 8 इसकी है, और 1 8 ये है, तो ये किसकी है, 9 की, और ये किसकी है, 3 की। तो सबसे अधिक बार आए हैं 3 तथा 9, ये दोनों जो हैं वो सबसे अधिक बार आए हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ग अंतराल को समझेंगे, उसकी बारंबारता कैसे बनाई जाती है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।